नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राजन बीटीसी गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज भूगोल टीजीटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, घटना चक्र का। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कोपरनिकस। दोस्तों, ब्रह्मांड की जो ये संकल्पना है, ये इसमें दो प्रकार की संकल्पनाएं थी। पहला, पृथ्वी केंद्रस्थ, यानी कि पृथ्वी केंद्र में है। पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड इसका चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड की परिकल्पना थी, जिसके समर्थक अरस्तु और टालमी महोदय थे। वहीं पे एक दूसरी विचारधारा सामने आई, जिसमें सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया गया और सभी आकाशीय पिंड इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। इसकी संकल्पना प्रस्तुत किया 1543 ईस्वी में एन कोपरनिकस ने। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि कोपरनिकस महोदय को इस संकल्पना देने के लिए फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? दोस्तों, पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थलमंडल। स्थलमंडल क्यों? क्योंकि स्थलमंडल जो है, इसमें 46.6% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में आप जानते हैं 20.9% है। जलमंडल में 33% ऑक्सीजन है और वहीं जीवमंडल की अगर हम बात करें, उसमें 22% ऑक्सीजन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्थलमंडल। नेक्स्ट, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथन को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों, सूर्य कर्क रेखा पर होती है। कब की बात कर रहा है? ये ग्रीष्म संक्रांति की बात कर रहा है। सूर्य कर्क रेखा पर होती है, बिल्कुल सही लग रहा है। सूर्य कर्क रेखा पर होती है तभी तो ग्रीष्म संक्रांति होती है। सूर्य मकर रेखा पे होता है, नहीं लग रहा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जाहिर सी बात है, जब ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। अगर सूर्य कर्क रेखा पर होगी तो सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकेगा और यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी, यानी कि ये भी पॉइंट सही है। थर्ड है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों, दो स्थितियां बनती हैं जब जो हमारा ये सन है, इसके अराउंड जब पृथ्वी घूमती है। माफ़ करिएगा, ये ऐसे ना होके कुछ ऐसे है, ऐसे हमारी चक्कर लगाती पृथ्वी। तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब पृथ्वी इसके बहुत नज़दीक होगी और एक समय आएगा जब पृथ्वी इसके बहुत दूर होगी। तो जब दूर होती है तो ये दिन होता है 4 जुलाई का, जिसको कि हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, अपसौर। और जो जब पृथ्वी की दूरी जो होती है सूर्य की मिनिमम होती है, यानी कि 3 जुलाई, ये दिन होते 3 जुलाई, इसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको याद रखने का, वैसे तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप भूले ना। उप यानी कि ऐसे लिखते हैं हम लोग 3, तो इससे आप लोग थोड़ा सा एक बना सकते हैं, उपसौर यानी कि 3 जुलाई। और 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। तो जब भी विकसित अर्थव्यवस्था की बात करेगा तो उसमें हमारा सेवा जो क्षेत्र होता है, यानी कि जिसको हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, जो सेवा क्षेत्र होता है उससे सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप जानते होंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो हमेशा प्राकृतिक स्रोत, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो होता है, उद्योग जो होते हैं, उद्योग हमारे जो होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवाओं को लिया जाता है, सेवाओं के लिया जाता है, सेवाओं को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय। विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगर अल्प विकसित की बात करें, अगर अल्प विकसित की बात करें तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसके लिए हम लोग प्राथमिक स्तर को बनाएंगे, प्राथमिक स्तर को। लेकिन यहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है तो ये ना हो कि हमारा करेक्ट आंसर तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदी में कौन सी आंतरिक जलमार्ग के रूप में सबसे उपयुक्त है? आंतरिक जलमार्ग के रूप में सबसे उपयुक्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइन नदी। राइन जलमार्ग यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। ये जो नदी है वो यूरोप की है। ठीक, राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है और यहाँ से कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी को हम लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग कोयला नदी भी कहते हैं, कोयला नदी। नेक्स्ट, मरमरा सागर किसको जोड़ता है? मरमरा सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजियन सागर के साथ काला सागर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरमरा सागर जो होता है वो एजियन सागर के साथ काले सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर तुर्की सागर की जमीन द्वारा लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ एक सागर है। यह सागर तुर्की के यूरोप और एशियाई भाग को अलग करता है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है बाल्टिक के साथ उत्तरी सागर को। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कील नहर, कील नहर। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? जाहिर सी बात है, अगर हमारा ये भारत है, माफ़ करिएगा दोस्त, बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, हमारा भारत है तो दंडकारण्य क्षेत्र, यही दंडकारण्य क्षेत्र है। तो अगर इसको हम लोग देख लें, अगर हम लोग इसको देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है? दक्षिण पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 8वें का ऑप्शन नंबर बी। दंडकारण्य जो क्षेत्र है इसका विस्तार भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत में एक ही ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो है वैरन द्वीप। अच्छा, ये वैरन द्वीप है कहाँ पे? आपको पता होगा कि ये अपना भारत है, अपना भारत है। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब हम लोग केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेते हैं तो अंडमान निकोबार को अगर हम लोग देखा जाए तो ये छोटा छोटा बहुत सारे भागों में अंडमान निकोबार है। जो सबसे ऊपर है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान। तो दोस्तों जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे नारकोंडम,
नारकोंडम एक द्वीप है नॉर्थ अंडमान द्वीप में, एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है, जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। और बात पूछ रहा है सक्रिय ज्वालामुखी की, तो जो मिडिल अंडमान है इसके पूर्वी इलाकों में, इसके पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है वैरन ज्वालामुखी, जो कि सक्रिय भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, पाट क्षेत्र अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च भूमि स्थलाकृत या द्वीप रूपी स्थलाकृत को पाट भूमि कहते हैं। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक नदी बहती है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है उसी पे ये जलप्रपात स्थित है, जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। वैसे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्न में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पे आती है? याद रखिएगा, दूसरे स्थान की बात कर रहा है, दूसरे स्थान की बात कर रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है, जो ऑक्सीजन है वो आपका 20.95% है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरी हैस महोदय। भू आकृति विज्ञान में सागर नीतल प्रसरण का विस्तार एक नवीन विकास है जो महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को सही सिद्ध करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन संयुक्त रूप से प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हैस तथा रॉबर्ट डिट्ज ने 1960 के दशक में किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैरी हैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। रेडजेल ने अपनी पुस्तक राजनीति भूगोल नाम का इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ था, पुस्तक लिखा हुआ था, जिसमें राज्य के जैव सिद्धांत का समर्थन किया गया। उन्होंने राज्य को एक जैविक इकाई के रूप में माना है। उनके अनुसार अन्य जैविक इकाइयों की भांति राज्य के लिए भी एक आवश्यक है कि वह सतत प्रगतिशील बना रहे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? एक ही खेतों में दो फसल उगाना? नहीं। जब किसान फसल को नहीं। फसल और पशुपालन का संयोजन नहीं हो सकता है। किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है? ये भी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गई है, ने भारत को कितने जलवायु प्रदेश क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जलवायु कृषि क्षेत्रों में। आप मुझे बताइएगा उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो जनजाति और उनके मूल निवास स्थान से है।
तो हम लोग देख लेते हैं इसको। बद्दू जनजाति जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? जो बद्दू जनजाति होती है वो आपकी पाई जाती है सऊदी अरब। जो मसाई जनजाति है, मसाई किन्या में ये मसाई जनजाति जो होती है वो खून के साथ ताज़े दूध को पीना पसंद करते हैं। मसाई जनजाति किन्या में हो गई। याकूत जनजाति ये हो जाएगा आपका साइबेरिया से। और लैप्स जनजाति जो होती है वो एक ऑप्शन बचा रहा था हमारा ये तीसरा, यानी कि ये हो गया कि 4-1 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में विकर्ण अधिवास पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी प्रदेश में। विकर्ण अधिवास विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्र जैसे पहाड़ी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, अनुपजाऊ कृषि प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। ये अधिवास दूर दूर बिखरे रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण है? इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये प्रयास, और दोस्तों अगर कोई गलती होगी तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।